ऑल राइट, तो हम इसको करेंगे दो पार्ट में, एक है यूनिट्स एंड डायमेंशन और दूसरा पार्ट है एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन, राइट, कि जो भी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं, राइट, जो भी हम चीजें हैं ऑब्जर्व करेंगे, राइट, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको जब भी आप मेजर करोगे तो इसकी क्या आएगी, कुछ यूनिट आएगी। ठीक है ना, कि आपने मेजरमेंट किया, आपने कुछ मेजरमेंट किया, मास का मेजरमेंट किया तो वो केजी में आएगा, ग्राम में आएगा, पाउंड में आएगा। आपने लेंथ का मेजर किया तो वो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, फीट में आएगा, यार्ड में आएगा, जैसे भी आपको मेजर करना है। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, अगर इन्हें हम मेजर करते हैं तो इनकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ यूनिट आएगी। अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे हम क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो जो दो बेसिक क्लासिफिकेशन है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर मतलब ऐसे क्यों बोलते, डायरेक्शन ना हो, है ना, करंट जो है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, राइट। तो स्केलर मतलब जिसमें हम स्केलर एल्जेब्रा लगाते हैं, स्केलर मतलब जिसमें हम स्केलर एल्जेब्रा लगाते हैं। स्केलर का डायरेक्शन हो सकता है क्या, तो करंट का होता है। ठीक है ना, लेकिन हम उस डायरेक्शन को, उसके वेक्टर एडिशन, उस डायरेक्शन को लेके हम वेक्टर एडिशन जैसा उसको ट्रीट नहीं करते। ठीक है ना, जो ये है वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में क्या है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। ठीक है, करंट में भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। आप बोलते हो करंट इस डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट में डायरेक्शन है, लेकिन करंट क्या है, स्केलर। तो स्केलर क्या, जो स्केलर एल्जेब्रा फॉलो करे, और वेक्टर क्या, जो वेक्टर एल्जेब्रा फॉलो करे। ठीक, और वेक्टर एल्जेब्रा में स्पेशली क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना चाहिए, और जो उसका कम्यूटेटिव लॉ है वो भी फॉलो होना चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं कि भी करंट वेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एल्जेब्रा फॉलो नहीं करता। दूसरा फिर एक और एग्जांपल आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लार्ज एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब कि आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, ठीक है, दोनों केस में चीजें क्या आनी चाहिए, सेम। वो होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हमने a प्लस बी लिखा या b प्लस ए लिखा, दोनों केस में मेरा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, तो उसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, isn't it? ऑलराइट, तो जिन क्वांटिटीज को, अच्छा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनको ना आप स्केलर में रख पाते हो और ना ही आप वेक्टर में रख पाते हो। ठीक, तो वो क्वांटिटीज क्या हो गई, जिन्हें हम ना तो स्केलर में रख पा रहे हैं ना वेक्टर में, वो हो गई टेंसर। टेंसर का एग्जांपल हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस आता है कौन से चैप्टर में, इलास्टिसिटी। ठीक है ना, तो इसलिए हम जब चीजों की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कहाँ पर, रोटेशन में। तो एकदम शुरुआत में पढ़े तो हमें टर्म्स ही पता नहीं होती, तो हम कोरिलेट नहीं कर पाते, राइट। तो यूनिट्स इन डायमेंशन इज बेटर अंडरस्टूड जब हम उसको बाद में पढ़े। ऑल्दो यूनिट्स इन डायमेंशन इज वेरी बेसिक, क्योंकि आप फिजिकल क्वांटिटीज को शुरू से इवेल्युएट कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, तो आपको यूनिट्स का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर को एज अ होल पढ़ने के लिए इट इज बेटर कि हम उसको एक बार लास्ट में देखें, सो दैट वी कैन कोरिलेट दी क्वांटिटीज। ठीक है, ओके। अब हम आगे दूसरी चीज, है ना, कि हमें क्या चाहिए, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, है ना, कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली है, फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी है, तो कैसे पढ़े सबको और इनके बीच में क्या कोरिलेशन है। तो कुछ चीजें जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, कुछ चीजें डिपेंडेंट होती है। जैसे आप बैटरी ले आए, रेजिस्टेंस ले आए, इन दो के कॉम्बिनेशन से क्या आ जाता है, करंट, है ना। तो बैटरी और रेजिस्टेंस मिलके क्या डिसाइड कर रहे हैं कि करंट कितना होगा। ठीक है ना, भाई आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ टाइम लगा उसमें, यहाँ से क्या डिसाइड हो गया कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आई। ठीक है, कुछ वेलोसिटी चेंज हुई किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वहां से क्या डिसाइड हुआ कि एक्सेलरेशन कितना आया। वहां से एक्सेलरेशन, वहां से फोर्स कोरिलेट हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क कोरिलेट हो गया, वर्क डन बाय टाइम से पार हो गया। ठीक है ना, पार बाय एरिया क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है वो आपस में कोरिलेट होती है। अब हमने देखा कि यार इसमें से कौन सी ऐसी कुछ चीजें निकाल लें जिनको लेके हम फिजिक्स की सारी चीजों को डिराइव कर लें।
राइट। तो जो इंडिपेंडेंट चीजें निकाली उसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। ठीक है, जो भी हम इंडिपेंडेंट चीजें निकाल पा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी। हाँ, तो हमने किसकी बात कर ली, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, वो बेसिक क्वांटिटीज जिनसे मिलके बाकी सारी चीजें बन रही है। तो जो इंडिपेंडेंट है वो हो गई फंडामेंटल, जो उनके बेसिस पे हम ला पा रहे हैं वो क्या हो गई, डिराइव। ठीक है। अब जब भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज निकालेंगे, जैसे हमने लेंथ मास टाइम को मान लिया है, किनको माना जाना चाहिए वो अब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अब लोगों ने मान लिया है, जो सोसाइटी है उसने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसको ले लिया है। अब ये जो 7 फंडामेंटल है इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, luminous इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनके बेसिस पे हम सारी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछा जाए तो कितनी है, 7। फंडामेंटल यूनिट्स अगर पूछा जाए तो 7 फंडामेंटल है, लेकिन 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है। ठीक है, उन सप्लीमेंट्री में हम क्या ले आए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, राइट। क्योंकि फिर हमें चीजें क्या लगती है, जैसे अब इनकी यूनिट होती है क्या, हाँ, है ना, रेडियन पर सेकेंड हम लेके आते हैं। जैसे हमें एंगल चाहिए तो हम रेडियन में बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो हम रेडियन पर सेकेंड में बोलते हैं, राइट। तो ये जो सारी क्वांटिटीज है इनके बेसिस पे जो भी आप क्वांटिटी सोच पाओगे वो इनसे मिलके बनी हुई है। और ये सातों आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से, इन 6 के कॉम्बिनेशन से कोई सातवां बना दिया तो फिर वो 6 इंडिपेंडेंट हुई, वो सातवां इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये जो सातों हैं ये क्या होना चाहिए, आपस में इंडिपेंडेंट, राइट। और ऑल्दो ये जो 2 आ रही है ये इनके कॉम्बिनेशन से ही आ रही है ना, जिसकी अपन आगे जाके बात करेंगे, राइट। तो हमें यूनिट याद रहना चाहिए सातों की, जो कि ऑब्वियस है याद रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, ये हमारे काम में नहीं आता है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी तो हमारा काम पड़ेगा बाकी 6 का। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा अब इनको डिफाइन कैसे किया जाए, है ना भाई, आपने लेंथ को फंडामेंटल तो ले लिया, ठीक। अब हमें ये चाहिए कि उसे डिफाइन करना है कि 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या लिया जाए, है ना। जैसे मान लो आप कुछ लेने गए, अब आपको 1 kg जो है आपको वेजिटेबल्स ही लेना है, ठीक है। तो उसके पास एक पत्थर है जिसके ऊपर 1 kg लिखा हुआ है। अब वो 1 kg है या नहीं उसको कैसे पता करोगे, तो आपके पास कोई दूसरा स्टैंडर्ड होगा कि नहीं, वो जो उसके यहाँ रखा है ना वो 1 kg है, उसको कैसे पता चला कि वो 1 kg है, उसने भी तो कहीं से स्टैंडर्डाइज किया होगा कि नहीं, मैं उसके यहाँ से लेके आया, उसके यहाँ जो वो रखा हुआ था वो 1 kg था, उसके वहां से मैंने उसके स्टैंडर्डाइज किया। तो ऐसे करके ये क्या है, ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक। तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि फिर 1 kg है क्या, हमें डिफाइन करना पड़ेगा 1 मीटर है क्या, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड है क्या। ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है, वो चीजें जो है वो टाइम के साथ या एनवायरनमेंट के साथ या कहीं भी जाने पे यूनिवर्स में चेंज नहीं होना चाहिए, उस तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है ना। तो ये डेफिनेशन आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें, राइट। जैसे हमने क्या ले लिया, लेंथ, तो लेंथ को हमने कहाँ से लेके आए हैं, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर इनिशियल फ्रेम में क्या होती है, सेम होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया, राइट, कि लाइट जो है वो 1 सेकंड में कितना चलती है, 299,792,458 इतना चलती है। अब इतना वो 1 सेकंड में चलती है, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, तो वहां से हमने क्या लगा दी, यूनिटरी मेथड, है ना, कि 1 सेकंड का इतना पार्ट ले लो, उसमें लाइट जो चलती है वो क्या है, 1 मीटर। ठीक है, अब ये भी क्या है, हमने लाइट की स्पीड मेजर की हुई है टू सम एक्यूरेसी, वहां से हम डिफाइन कर पाए, बट हाँ कहीं ना कहीं तो हमें कुछ तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। सिमिलरली हमने मास के लिए डिफाइन किया हुआ है, 1 सेकेंड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब मास के लिए क्या है, हमने एक प्लेटिनम इरिडियम का अलॉय जो है वो रख दिया है लैब में, ठीक है। अब वो जो अलॉय है वो 1 kg है ना। तो दुनिया में जो भी हो रहा है वो 1 kg है, कोई भी अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो वो जो है वो 1 kg, ठीक है। उसके बेसिस पे हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर दें।
ऐसे ही आप सारी लेंथ के लिए भी देख लेंगे, बाकी सारी लेंथ मतलब बाकी सारी डेफिनेशन भी देख लेंगे, है ना। तो एक डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए कि चीजों को हमने डिफाइन कैसे किया है। ऑलराइट, देन इसे भी हम देख लेते हैं क्विकली कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है। तो एक तो हमने देख लिया भाई फंडामेंटल और बेस यूनिट्स होती है, ठीक। उनके बेसिस पे जो हम लेके आते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होती है। फिर हमारे पास क्या है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। जैसे लेंथ और टाइम क्या हो गई, फंडामेंटल या बेस यूनिट। लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी ये क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या आ रहा है, रेडियन और स्टेरेडियन, है ना। रेडियन मतलब क्या, हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, और स्टेरेडियन मतलब हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। तो 2D में जो ओपनिंग हम देखते हैं, है ना, कि इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मान लो इसको, है ना, तो इस लेंथ को देखने के लिए जो ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये किसका मेजर है, प्लेन एंगल, ठीक है। और हमने कोई एक सरफेस ले ली, अब इसकी जो ओपनिंग है ना, जैसे सरफेस पास आएगी तो ये वाइड हो जाएगा, है ना, सरफेस दूर गई तो ये कम हो जाएगा। तो ये जो एक ओपनिंग है 3D में, है ना, जैसे कोन की जो ओपनिंग होती है 3D में, राइट, वो क्या होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक। सो ये हो गया आपका प्लेन में, और ये हो गया आपका 3D में, है ना। तो प्लेन एंगल को हमने क्या डिफाइन कर दिया, लेंथ अपॉन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई। मैक्सिमम फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है एंगल वाइज तो, बट हाँ अगर हमारे पास कोई एक क्लोज लूप है, राइट, ये तो मैंने सर्कल ले लिया, आपने कोई एक रैंडम क्लोज लूप ले लिया, तो वो जो क्लोज लूप है वो मैक्सिमम कितना एंगल सबटेंड कर पाएगा, 2 पाई, क्योंकि आप उसको पूरा ऐसे घूम जाओगे 360 डिग्री, तो मैक्सिमम कितना एंगल सबटेंड कर पाएगा, 2 पाई। और जब मुझे सॉलिड एंगल चाहिए, जब मेरे पास कोई सरफेस है, तो सरफेस को देखने के लिए जो 3D में ओपनिंग है वो क्या है, सॉलिड एंगल। अब वो कैसे डिफाइंड है, तो एरिया बाय आर स्क्वायर, उसका सरफेस एरिया लो डिवाइडेड बाय क्या कर दो, रेडियस का स्क्वायर। तो ये है मेजर ऑफ सॉलिड एंगल। तो अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, जैसे मैंने स्फीयर लिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, आर स्क्वायर। तो ये जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल है ये मेरे पास कितना आ गया सॉल्व करके, 4 पाई। बात समझ आई, ठीक है। ऑलराइट, देन होती है प्रैक्टिकल यूनिट्स, है ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, जैसे हमने एकड़ बना लिया, तो ये क्या हो गई, एक प्रैक्टिकल यूनिट हो गई, है ना। या फिर कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि सब हमारे पास जूल है, एक यूनिट है, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं हमें कोई और दूसरी यूनिट चाहिए, क्योंकि हम जनरली किसी एक रेंज में काम करना पसंद करते हैं, राइट। अब नंबर्स अगर बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं तो फिर हम क्या ले आए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले आए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हुआ, वो जो छोटे नंबर्स थे उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा बोल पा रहे हैं। अदरवाइज वो क्या होते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट, ठीक है। तो जब मेरे पास एक अलग रेंज में चीजें होती है तो फिर हम नई यूनिट्स ले आते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, लाइट ईयर। अगर हम स्टार्स की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो कितना है कि भाई लाइट जो सन से यहाँ तक आने में कितना ले रही है, 8.5 मिनट, है ना। और हम बोल रहे हैं 1 साल में जितना चल देती है, उसके मल्टीपल में स्टार्स की डिस्टेंस है, राइट। तो फिर मुझे क्या चाहिए, एक लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैंने लाइट ईयर डिफाइन कर दिया, मैंने हॉर्स पावर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। राइट, हम माइल यूज करते हैं, कई बार एकड़ यूज करते हैं, यार्ड यूज करते हैं, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है ना। अब इम्प्रॉपर यूनिट्स, तो इम्प्रॉपर यूनिट्स क्या होती है, जो एक अलग इंप्रेशन देता है आपको, है ना। जैसे आपने बोल दिया केजी वेट, है ना, और उसमें मास का भी आ रहा है ना, कुछ इम्प्रॉपर सा है ये, राइट। तो केजी वेट एक्चुअली यूनिट किसकी है, वेट की, फोर्स की, है ना। जैसे आपने बोल दिया कि 2 kg वेट, व्हाट डज इट मीन, 2 kg का जितना वेट होता है मतलब 2G, मतलब 20 न्यूटन, है ना। तो 2 kg वेट मतलब, क्योंकि ये हमको पता भी होना चाहिए, तो अगर मैंने बोल दिया 2 kg वेट, तो डेट इम्प्लाइज 20 न्यूटन, राइट, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। कई बार हमें दिया होता है ग्राम फोर्स, है ना, कि हमें दे दिया 2 ग्राम फोर्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ग्राम फोर्स, तो ग्राम फोर्स क्या हो गया, सीजीएस यूनिट में हो गया। ग्राम फोर्स किसने में हो गया, सीजीएस यूनिट में, ठीक है। कि आपने क्या रख दिया भाई 2 ग्राम, ये तो क्या हो गया, मास,
और फिर फोर्स, तो इसमें आप क्या कर दोगे 980, जी की वैल्यू, यहाँ पर जी की वैल्यू आपने क्या ले ली थी 10, यहाँ पर आप क्या ले लोगे 980, है ना, कि भाई 2 ग्राम का जितना वेट होता है, राइट। आप चाहो तो फिर यह भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है डाइन में, आप चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो न्यूटन में, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या हो गया सीजीएस में। तो जो चीज हम यहाँ पर बोल रहे हैं, दोनों की वैल्यू अल्टीमेटली क्या है 2G। यहाँ आपको एसआई यूनिट में वर्क करना है, यहाँ आपको सीजीएस यूनिट में वर्क करना है। एक केजी वेट हो गया और दूसरा ग्राम फोर्स हो गया, क्लियर है। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये दो यूनिट जो है वो कभी कभार काम आती है। बढ़े आगे, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो बेस यूनिट कौन सी दिख रही, बेस यूनिट आपको केजी, तो ये इधर आ गया, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट कहाँ दिख रही है न्यूटन, ठीक है, क्योंकि मास लेंथ टाइम इनसे मिलके बना हुआ है। फिर इम्प्रॉपर कहाँ दिख रही है, ये सामने ही, प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर एंड सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन में। बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ डेफिनेशन है जो हमें आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इसमें से कौन लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो ये तीनों ही लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। पहला वाला क्या है लाइट ईयर, क्योंकि उसमें लास्ट में ईयर आ जाता है तो हमें टाइम वाली फील आती है, राइट। लेकिन ये है क्या लेंथ, डेफिनेशन आपको दिख रही है ना, कि एक ईयर में जितना लाइट चल लेती है वो क्या है 1 लाइट ईयर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो सन से अर्थ के बीच का जो गैप है वो क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक और हमारे पास क्या है पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। तो पैरालैक्टिक सेकंड क्या है कि हम लेते हैं 8 सेकंड, है ना, जैसे वो एंगल मेजर करते हैं कि आपको अगर मून का डायमीटर मेजर करना है तो आप एंगल मेजर करते हैं। ऐसे ही दो स्टार्स है ना, तो स्टार्स को मेजर करने के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं पैरालैक्टिक सेकंड वाला जो डायमेंशन है वो यूज करते हैं, राइट। तो जो पैरालैक्टिक सेकंड है ये क्या हो गया और उसका भी मल्टीपल हो गया लाइट ईयर का 3.26 लाइट ईयर। तो वहां पर हम पैरालैक्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। क्यों पैरेलैक्स रिमूव करते हैं कि पैरेलैक्स मतलब क्या होता है, एक बार इधर से देखा, एक आंख से देखा तो इधर दिख रहा है, दूसरे आंख से देखा इधर दिख रहा है। तो वही पैरेलैक्स मेथड जो है वो हम डिस्टेंस को मेजर करने के काम में लेते हैं, राइट। कि आपने डिफरेंट टाइम पे देखा तो कभी स्टार इधर दिखेगा कभी स्टार उधर दिखेगा, और फिर वहां से आप डिस्टेंस का आइडिया लगा लेंगे बाकी बैक कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो तीनों जो है पैरालैक्टिक सेकेंड, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या है क्योंकि हमने सुन लिया है तो पढ़ के क्लिक हो जाएगा, ये हमको डेली रूटीन में काम नहीं आता है, बट सुन लिया ना इसकी ब्रांडिंग हो गई। अब कहीं दिखेगा तो हाँ लेंथ के नाम पे 3 चीजें सुनी थी उसमें इसको सुना सुना सा लग रहा है ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आ गए कहाँ पर कन्वर्जन, है ना। तो कन्वर्जन मतलब क्या, जैसे आपने बोल दिया कि 10 मीटर इज 1000 सेंटीमीटर, आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। मीटर से आप कहाँ चले गए सेंटीमीटर में, राइट। तो N1U1 हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं N1U1 इज N2U2, इस यूनिट में कुछ नंबर है वो 10 है, उस यूनिट में कुछ नंबर है तो वो कितना आएगा, तो वो 1000 आएगा। अब ये क्या है हम बचपन से कर रहे हैं, बहुत यूजुअल है, ठीक है। कुछ हम देख लेते हैं अलग चीजें, जैसे हमें डिफाइन करना है 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन, है ना। तो तरीका सीखें फिर हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो इस चैप्टर पर्टिकुलर में बनते हैं। तो पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करें, जो चीजें हमें आती है, राइट। ओके, तो हमें क्या आता है कि 1 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर उसकी आ जाएगी सीजीएस वैल्यूज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या किया जाए,
तो हमें x निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा चीज याद रखें, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें, तो आपको 10 की नेगेटिव पावर में वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो केजी को हमने क्या लिख दिया, 1000 ग्राम, है ना, केजी बड़ी यूनिट है, उसको हमने लिख दिया 1000 ग्राम। मीटर को मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है 1, और इधर है x ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 10 की पावर 5 इज x। सो मेरे पास आ गया 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन। तो जूल वर्सेस आवर कैसे निकालते हैं, तो जूल क्या है आपका, फोर्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर हमने लिख दिया x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को क्या लिख दिया हमने, 1000 ग्राम, मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इज x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से x कितना आ गया, 10 टू द पावर 7, मतलब 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्थ। क्लियर, ऑलराइट। तो अब हम आए वो क्वेश्चंस जो हमें इस चैप्टर में डील करने हैं, कि इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो मास है वो 10 ग्राम दिया हुआ है, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, एम के सीजीएस आर वेल डिफाइंड सिस्टम। आपको पता है कि केजी की बजाय ग्राम ले लेना है, मीटर की बजाय सेंटीमीटर ले लेना है। आपने कोई एक नया सिस्टम डिजाइन कर दिया, राइट, जिसमें 10 ग्राम, जैसे मैं बोल रहा हूँ एमकेएस, तो एमकेएस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1000 ग्राम इज यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास उसमें क्या है, केजी। तो इट्स लाइक सेइंग कि 1000 ग्राम इज यूनिट ऑफ मास, 1000 सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। ठीक है, लेकिन हम वैसा बोल नहीं रहे क्योंकि केजी और मीटर वी आर वेल एक्वेंटेड विद दैट। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, ये कोई नया सिस्टम आपने डिफाइन कर दिया मन से ही, कि अब मैंने जो है 1 यूनिट मास 10 ग्राम ले लिया नए सिस्टम में, और 10 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ के लिए हो गया, टाइम के लिए 0.1 सेकेंड हो गया। अब 1 न्यूटन जो है इस नए सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो हमने पहले लिखा कि 1 न्यूटन इज लेट से x यूनिट्स, जो न्यू यूनिट्स आई। ठीक है, सो 1 करेंगे हम वही जिस फॉर्मेट में हमें पता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज x। अब यहाँ मास के लिए क्या था, केजी, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 10 ग्राम। यहाँ लेंथ के लिए था मीटर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए मैं लिख दूंगा 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। इसके पहले जो हमने किया था उसमें केजी की जगह ग्राम लिख दिया था, क्योंकि हम सीजीएस में जा रहे हैं, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया था, और सेकंड दोनों में सेम था। अब जो हम नया सिस्टम लेके आए हैं उसमें केजी की जगह 10 ग्राम यूज करना है, लेंथ की जगह 10 सेंटीमीटर यूज करना है, और टाइम की जगह 0.1 सेकेंड यूज करना है। ठीक, अब दोनों साइड मुझे चीजें सेम चाहिए, तो मैंने इस केजी को लिख दिया 1000 ग्राम, मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज x 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 सेकेंड स्क्वायर। तो इधर क्या है मेरे पास, 10 टू द पावर 5, और इधर है 10 टू द पावर 4 x, तो x कितना आ गया, 10। तो 1 न्यूटन इज
10 यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आई? 1 न्यूटन इज 10 यूनिट्स। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप करिए। ठीक, तो हमें पूछा है 1 न्यूटन, सो 1 न्यूटन इज x यूनिट्स, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज x। यहाँ हमने लिखा 10 केजी, लेंथ लिख दी 100 मीटर पर 1 मिनट का स्क्वायर। ठीक, अब दो साइड सेम चीजें चाहिए, तो इधर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर है ये 1000 केजी मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा 60 का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, है ना। 1 मिनट इज, क्या हुआ, 1 मिनट इज 60 सेकेंड। वेरी डीप कंसेप्ट। ये मीटर स्क्वायर गलती से, अरे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, 3.6। क्लियर? क्विकली, 1 watt इज x यूनिट्स। ठीक है, अब वॉट क्या होता है, तो एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय टाइम, मतलब सेकंड क्यूब। ये होता है 1 वॉट इज एक्स। क्या यूज करना है यहाँ पर लेंथ के लिए, मास के लिए 20 केजी, लेंथ के लिए हमें यूज करना है 10 मीटर इसका स्क्वायर, और टाइम के लिए यूज करना है 5 सेकेंड का क्यूब। तो यहां से मेरे पास बचता है 1, और इधर आता है 20, 10 स्क्वायर, 5 का क्यूब। कितना है, 1/16। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, डायमेंशन पे, राइट। तो यूनिट कैसे डिराइव करना है दूसरे सिस्टम में, वो सब हमने सीख लिया। डायमेंशंस मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या डिपेंडेंसी है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की। ठीक है, जैसे वेलोसिटी की डिपेंडेंसी क्या है, लेंथ बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी में लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंसी और कितनी है। एक्सेलरेशन में लेंथ बाय टाइम स्क्वायर है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या डिपेंडेंसी है ये मुझे समझना है थ्रू डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हमें बताएंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या डिपेंडेंसी है ना। फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, बट मेन चीज हम क्या बताएंगे कि हमने नोटेशंस ले लिए हैं, जो नोटेशंस हमने पहले देखे थे, राइट। तो बेस क्वांटिटीज में स्पेशली जो अभी हम 3 यूज करेंगे, तो m किसके लिए है, मास के लिए, l है लेंथ के लिए, और t है टाइम के लिए। ठीक, और करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर का a। ठीक, अब ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज ले ली, इनके ऊपर क्या डिपेंडेंसी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, राइट। जैसे इन्होंने एक दिया हुआ है वेलोसिटी, तो लेंथ बाय टाइम, तो ये क्या हो गया, m0 l1 t-1, ये डिपेंडेंसी आ गई, है ना। तो हम अलग अलग देख लेते हैं क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी, ये नोटेशन से जो हम यूज करने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई है, आई की बजाय ए भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप आई की बजाय ए भी यूज कर सकते हो। ठीक,
ऑल राइट, तो करिए फटाफट। सो एरिया, एरिया क्या है? लेंथ स्क्वायर। लिखने का तरीका क्या है? m0 l2 t0, है ना। जनरली ये तीन तो लिखे ही जाते हैं, MLT, राइट। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? लेंथ का स्क्वायर है, बट सिस्टमेटिक तरीका है m0 l2 t0। इन तीन पे तो डिपेंडेंसी बताते ही, मतलब m पे डिपेंडेंसी नहीं है, t पे नहीं है, लेंथ पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या है? पावर 2। वॉल्यूम L3, है ना, उस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। डेंसिटी क्या है? तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो गया? m1l-3 और t0 लिख देंगे। क्या समझ में आया? m1l-3 और t0। वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, तो l1 t-1 और m0 लिख देंगे। ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक। एक्सेलरेशन लेंथ बाय टाइम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये हो गया L-T-2। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है ना, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी। तो M-L-T-1, मास और वेलोसिटी के लिए लेंथ T-1। फोर्स, ये हमें याद रखना है, M-L-T-2 क्या लिख दिया है मैंने? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसी भी चैप्टर में हमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होगा, तो हम ये सोचेंगे कि उस चैप्टर में फोर्स या एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। एनर्जी क्या है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क एनर्जी, इसका डायमेंशन आ जाता है। तो M-L-2-T-2। तो विदाउट एनी मिस्टेक ये हमें याद रहना चाहिए, फोर्स एंड एनर्जी, क्योंकि आगे की जो भी हम चीजें करेंगे वो हम फोर्स और एनर्जी से कोरिलेट करने की कोशिश की करेंगे। जैसे प्रेशर, तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि या तो बहुत ही डायरेक्ट हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जैसा, कि फोर्स एनर्जी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या फिर हम फोर्स या एनर्जी से सोचेंगे। तो प्रेशर किससे रिलेटेड है? फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? फोर्स बाय एरिया, M-L-T-2 अपॉन L2। कितना आ गया ये? M1L-1 T-2। क्या ये समझ में आया? पार कैसे कोरिलेट करेंगे? एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, M-L-2-T-2 अपॉन टाइम। इंटेंसिटी पार बाय एरिया, पार मैंने निकाला, डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। चार्ज करंट से, तो करंट इंटू टाइम, चार्ज है करंट इंटू टाइम, और ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट। तो T1A1 टाइम एंड करंट। वेवलेंथ इज लेंथ, frequency is 1 upon time period, wavelength is length, frequency is 1 by time period। अब एंगल, एंगल है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो डायमेंशन वाइज क्या है ये? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ है, ठीक। तो ये एग्जांपल हमें बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना होता है, फॉर व्हाट पर्पस? कि इट इज डायमेंशनलेस
but has units। जो आपके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट वाले, ठीक है। अ क्वांटिटी हैज यूनिट्स, इट कैन हैव डायमेंशन, अ क्वांटिटी हैज यूनिट्स, इट मस्ट हैव डायमेंशंस, अ क्वांटिटी हैज डायमेंशंस, इट मस्ट हैव यूनिट्स। ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं तो हमें क्या चाहिए होते हैं, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल क्या, ये एंगल। तो एंगल डायमेंशनलेस है, लेकिन इसकी क्या है, यूनिट्स होती है रेडियन, है ना। इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, एंगल, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल। तो एंगल मतलब ये डायमेंशनलेस, m0, l0, t0, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल बाय टाइम, मतलब t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगल बाय टाइम स्क्वायर, मतलब t-2। टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f, मतलब डायमेंशन किसका दिख रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसा, मतलब डायमेंशन है एनर्जी वाला, ml2t-2। कोरिलेट कहां से कर रहे हैं, फॉर्मूले से। अगर मुझे उसका फॉर्मूला याद है, मैं उसका डायमेंशन निकाल लूंगा, उसकी यूनिट्स निकाल लूंगा। सो टॉर्क क्या है, r क्रॉस f। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या है, एनर्जी का। तो यहां से क्या जाता है, टू क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन बट माइट बी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। यहीं पे हमारे पास क्या है, एनर्जी। तो जो एनर्जी होती है उसका डायमेंशन भी है ml2t-2, राइट। So different physical quantities may have same dimensions. Different physical quantities may have same dimensions. फिर स्टेटमेंट से जाते हैं, क्या दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उनके डायमेंशन सेम होना चाहिए। जब वो सेम है तो सब सेम होना चाहिए ना, तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उनके डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों के डायमेंशन सेम है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी सी क्लैरिटी रखना है, उतने में हो गया। एंगुलर मोमेंटम, mvr, m पता है, v पता है, r पता है, डायमेंशन आ गया। बढ़े आगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उस चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला जिसमें g आता हो, तो कौन सा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से g आ गया कितना, एफ आर स्क्वायर बाय m1m2। f को लिखा mlt-2 L2 अपॉन m, ठीक है। क्या हो गया ये, m-1 L3t-2। मुझे फॉर्मूला सोचना है, मुझे फॉर्मूला सोचना है एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। फोर्स या एनर्जी से, जैसे हमारे पास आया प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कहां से लेके आए, वहां से लेके आ जाओ, है ना। तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए है एंगुलर मोमेंटम इज nh/2 फॉर्मूले आपको सोचना है। इसमें केवल h का डायमेंशन है और l का डायमेंशन है। l हमने अभी निकाला mvr, आप यहां से सोच सकते हो, ठीक है। आप ये सोच सकते हो कि एनर्जी होती है hc/λ, ये एनर्जी, ये लेंथ और ये
स्पीड, वेलोसिटी, यहां से आप सोच सकते हो एनर्जी इज एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, ये एनर्जी, यहां से आप एच के लिए सोच सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपको देखना है फोर्स या एनर्जी के टर्म में, कर लेंगे यहां से। तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है वही प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑड वन आउट वाले। 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका डायमेंशन बाकी 3 के बराबर नहीं है। राइट, तो एक एंगुलर मोमेंटम दे देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट दे देंगे, एक और कुछ आता होगा वो दे देंगे। राइट, तो 3 एक जैसे, वो एक ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, पेयर्स दे दिए दो दो के, वर्क टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट, और ऐसे कुछ पेयर दे दिए, तो कौन सा पेयर है जिसमें डायमेंशन सेम नहीं है, या कौन सा पेयर है जिसमें डायमेंशन सेम है। अल्टीमेटली डायमेंशन हमको निकालना है फॉर्मूले के थ्रू, कनेक्ट करना है। ठीक, एवोगैड्रो नंबर पर मोल ध्यान रखेंगे, है ना। एवोगैड्रो नंबर क्या है, पर मोल, that many molecules per mole. Avogadro number is that many molecules, 6 into 10 to the power 23 molecules per mole. So unit and dimension both are per mole. Okay. All right. Next, अगर हमारे फॉर्मूलों में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब साइन थीटा लिखा हमने, कॉस थीटा लिखा, टैन थीटा लिखा। राइट, तो इनके अंदर जो लिखा होता है वो डायमेंशनलेस होता है। जैसे यहाँ मैंने ओमेगा टी लिख दिया, यहाँ मैंने के एक्स लिख दिया, है ना, यहाँ पर मैंने पी क्यू लिख दिया। राइट, तो इनके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो डायमेंशनलेस होता है, एज अ होल पूरा एक्सप्रेशन भी डायमेंशनलेस होता है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो डायमेंशनलेस, और एज अ होल जो पूरा ब्रैकेट है वो भी डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस है ओमेगा इंटू टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओमेगा इंटू टी। अच्छा, डायमेंशनलेस मतलब आप क्या लिख रहे हो, m0 l0 t1, मतलब 1 लिख दूं, सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है कि t, मतलब जैसे मुझे क्या निकालना है t, तो t 1/ओमेगा, या ओमेगा जो है वो क्या हो गया 1/t, डायमेंशन वाइज इसकी वैल्यू 1 नहीं है, डायमेंशन वाइज 1। ठीक है, m0 l0 t0, तो किसी पास जीरो को हम क्या लिख देते हैं 1, मतलब एक जो है वो दूसरे का इनवर्स है, यूनिट वाइज, डायमेंशन वाइज। बात समझ में आई? जो एक है वो दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो क्या होता है डायमेंशनलेस, और एज अ होल जो क्वांटिटी है वो भी क्या है डायमेंशनलेस। ये पूरा साइन थीटा यहां से यहां तक ये क्या है डायमेंशनलेस। ठीक है, तो आपने कहीं लिख दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू दी पावर, आपने कुछ लिख दिया, तो ये भी क्या होता है डायमेंशनलेस, है ना। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ई टू दी पावर ए एक्स, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे ए एक्स इज डायमेंशनलेस, तो ए का डायमेंशन होगा कितना 1/x का। दैट्स हाउ वी डू इट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या होते हैं डायमेंशनलेस। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर अगेन डायमेंशनलेस। लॉग के अंदर आपने अंदर कुछ लिख दिया, लेट्स से p इंटू टी, तो p इंटू टी क्या है डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो p का डायमेंशन क्या है 1/टाइम का डायमेंशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनके अंदर जो लिखा होगा वो डायमेंशनलेस, एज अ होल क्वांटिटीज आर आल्सो डायमेंशनलेस। डिफरेंशिएशन में डायमेंशंस कैसे देखे जाते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा dx/dt, तो ये d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज,
इस डी को हम इग्नोर करें, डी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज, तो इसका डायमेंशन मतलब एक्स बाई टी का डायमेंशन। ठीक है, अगर मैंने लिखा एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी थी, मैंने लिखा एक्सेलरेशन, वो होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो आप करते क्या हैं, आप करते हैं डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी, ये कर रहे हैं आप, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डायमेंशन एक्स बाय टी स्क्वायर। अगेन मैंने क्या किया, डी को इग्नोर कर दिया, आपने क्या कर दिया, डी को इग्नोर कर दिया, उसके अलावा जो लिखा हुआ है उसे आप देख लें। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इसका डायमेंशन है y अपॉन एक्स क्यूब का। क्या ये समझ में आया? लिख लिया ये आपने? चलो, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने लिखा इंटीग्रेशन y dx, ये कोई क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या, अगेन डी को इग्नोर करना है, इसका डायमेंशन होगा y इंटू एक्स का। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ f dx, तो इसका जो डायमेंशन है वो होगा f इंटू एक्स का डायमेंशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y क्यूब dt, इसका डायमेंशन होगा y क्यूब इंटू टी का, d को इग्नोर करना है, एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट, है ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एक बार रिवाइज कर लेना। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन हमें आना चाहिए कि भाई एनर्जी क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, कि प्रोसीड कहाँ से करना है, तो ये वो कॉलम है जहां से हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स बाय लेंथ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो केवल स्ट्रेस का डायमेंशन आ गया। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या है, नहीं सरफेस एनर्जी तो एनर्जी होती है, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ना, सरफेस एनर्जी तो एनर्जी होती है ना, एनर्जी डेंसिटी जो है किसी केस में वो एनर्जी बाय एरिया हो सकती है, सरफेस एनर्जी इज एनर्जी, है ना, एनर्जी बाय एरिया नहीं होती। ठीक, फिर ये वर्ड जब भी आते हैं ग्रेडियंट, सो व्हाट डू वी मीन बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड जब भी लिखा हुआ है मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ करना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर बाय लेंथ। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, तो अल्टीमेटली क्या आया, एनर्जी, अल्टीमेटली क्या आया, एनर्जी, इट इज एनर्जी डायमेंशन वाइज। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, विस्कोसिटी, कि एफ इज ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, या वहां से नहीं करना है, स्टोक्स लॉ से करें कि एफ इज, गजब भावुक कर रहे हो तुम लोग, तो एफ इज 6 पाई ईटा आर वी, राइट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो डायमेंशनलेस होते हैं, sin cos 10 क्योंकि लेंथ बाय लेंथ है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इज रेडियस, डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम mvr, मोमेंट ऑफ फोर्स r into f, टॉर्क, टॉर्क है ही, एक ही बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है ना। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर पावर के लिए आप एनर्जी बाय टाइम चाहोगे, तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर रेडिएशन प्रेशर, राइट, तो रेडिएशन प्रेशर इज प्रेशर फोर्स बाय एरिया, इंटेंसिटी बाय टाइम है बट अल्टीमेटली तो प्रेशर है ना, इतना घूम के क्यों आना है, रेडिएशन प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। पढ़ के मत बोलो, सोच के बोलो, पढ़ के करना होता है तुमको बोल दिया होता कर लो, पढ़ के नहीं बोलना, सोच के। रेडिएशन प्रेशर क्या है, फोर्स बाय टाइम, फोर्स बाय एरिया, है ना। हम कर क्या रहे हैं फॉर्मूले में, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट करते जब हम ईएम वेव में पढ़ते हैं, राइट, बट अल्टीमेटली है क्या, फोर्स बाय एरिया। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एनर्जी, 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 efficiency, same quantity by same quantity, output by input, dimensionless, angular impulse, एंगुलर मोमेंटम का चेंज, ठीक है ना, टॉर्क इनटू टाइम, क्या, हाँ, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने निकाल लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा हो गया, राइट। हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, अगेन डेफिनेशन वाइज क्यू इज mc डेल्टा टी, है ना। अब वो भी आप कौन सी वाली निकाल रहे हैं हीट कैपेसिटी, वो आपको देखना पड़ेगा, मोलर निकाल रहे हैं कि पर ग्राम वाली निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंगली यूनिट आएगी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो एनर्जी एम एस डेल्टा थीटा, वहां से आएगा। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपांशन, मॉडुलस सारे जितने भी हैं सब स्ट्रेस की यूनिट के होते हैं, ठीक। एक्सेलरेशन, स्टीफन कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या, पावर इज सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, पावर एनर्जी बाय टाइम, सिग्मा निकालनी है, ई क्या होता है, इमिसिविटी, डायमेंशन लेस, है ना, ए एरिया है और टी टेम्परेचर है, थीटा की पावर 4, तो वहां से रीअरेंज करके आ जाएगा। वीन्स कांस्टेंट क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इंटू टी इज बी, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जब पढ़ लेंगे उस चैप्टर के फॉर्मूले अगर याद होंगे तो हम कर लेंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हेंस प्रूव्ड कब पढ़ना चाहिए, जब सारी चीजें पढ़ ली, तो आप टोटालिटी में उसके क्वेश्चंस कर पाते हैं और इजीली हो जाता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उतना हम यूनिट्स एंड डायमेंशन को कंफर्टेबली कर पाते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो क्या है ये, आर बाय एन से मत जाओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको चाहिए, आप जाएंगे एनर्जीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ के टी, आर बाय एन में उलझ जाओगे। एनर्जी जो है वो 3/2 के टी, 5/2 के टी, f/2 के टी, तो एनर्जीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ के टी, एनर्जीज के टी, यहां से जाए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, ठीक है। फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टीवी इक्वल टू एनआरटी से कर लें, ठीक है ना। अब वो जो उसमें एन है वो मोल है, वो पर मोल नहीं है, तो उसको पीवी इक्वल टू एनआरटी से कर लें। चार्ज, करंट, चार्ज हम निकाल लेंगे, करंट टू टाइम, चार्ज डेंसिटी, वोल्टेज, वोल्टेज कहां से लाएंगे, एनर्जी बाय चार्ज, एनर्जी बाय चार्ज, वोल्टेज कहां से लाएंगे, एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। अब कैपेसिटेंस निकालना है, क्या फॉर्मूला, हाफ सी स्क्वायर में वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। रेजिस्टेंस कहां से, आई स्क्वायर आर इस पावर, आई स्क्वायर आर टी इज एनर्जी, हीट, वहां से, है ना, कि रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम बोलेंगे एनर्जी इज आई स्क्वायर आर टी। कैपेसिटेंस निकालना है तो एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाय 2c एंड चार्ज इज करंट इनटू टाइम। रेजिस्टिविटी आपको निकालना है
तो रेजिस्टेंस हमने निकाला, वहीं पे हम रो एल बाई ए लिख दें, रेजिस्टिविटी आ गई। ठीक है, फिर फील्ड कहां से, फोर्स बाय चार्ज, फ्लक्स कहां से, तो फील्ड इंटू एरिया, राइट। फिर डायपोल मोमेंट, चार्ज इंटू लेंथ, फॉर्मूले सिंपली, है ना, चार्ज इंटू क्या करना है, लेंथ। हम क्या सीख रहे हैं कि हमको फॉर्मूला करेक्टली चूज करना है। वो कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, किसी भी चैप्टर में सबसे पहले क्या सोचे, फोर्स या एनर्जी, है ना। ऐसे नहीं कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना है, क्यू इक्वल टू सीवी लिख के बैठ गए। अब सी का भी डायमेंशन निकालना है, वी का भी डायमेंशन निकालना है, हमने 2 क्वेश्चन कर दिया एक क्वेश्चन को। ठीक है, वो फॉर्मूला जिसमें फोर्स या एनर्जी आ रहा हो आपको हर चैप्टर में मिलेगा। कहाँ नहीं मिलता है, ऑप्टिक्स, इसलिए उससे पूछे भी नहीं जाता कुछ। क्या पूछेंगे उससे, इमेज डिस्टेंस का डायमेंशन, मैग्निफिकेशन डायमेंशनलेस होता है, तो उससे कुछ डायमेंशन पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि उसमें कुछ चीजें है ही नहीं। ठीक है, सब लेंथ ही लेंथ है। चलो, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ना। तो क्योंकि अभी हम वहां पर गए नहीं है, बट अदरवाइज आप चीजों को कर लेंगे, है ना। एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अगर फॉर्मूले याद हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करोगे, बताओ। फोर्स इज क्यू वी बी, फोर्स पे सोचो, फोर्स, है ना। इंडक्टेंस के लिए यूज करेंगे हाफ एल आई स्क्वायर, कहाँ गया इंडक्टेंस, ये रहा। तो इंडक्टेंस, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर। यहां से हम इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालना प्रेफर करेंगे। ठीक है, फिर बाकी तो ठीक है ना। परमिटिविटी वगैरह तो आपको फोर्स के उससे निकालना पड़ेगा कि फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, या एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी इज बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक है, हाँ 2 म्यू नॉट, मैंने डायमेंशन वाइज बोला, राइट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायमेंशनलेस, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं चैप्टर में आ रही है, राइट। हमें फोर्स या एनर्जी से कोरिलेट करना है। अब जो क्वेश्चन बोला था कि ऑड वन आउट वाले आते हैं, है ना, तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि कौन है जिनके डायमेंशन एक जैसे हैं, और ये भी कि जीरो है, इन सब का डायमेंशन जीरो है। अच्छा, इसमें से यूनिट लेस क्वांटिटी भी है और यूनिट वाली भी है। यूनिट वाली कौन सी है, एंगल सॉइड एंगल, ये इन्होंने अलग ही मोर्चा सामान रखा है। बाकी जो है वो यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है। ठीक है ना। रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब क्या है, यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है। जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट में आ जाएगा, एंगल रेडियन में आ जाएगा, इसकी यूनिट होती है, एंगल की यूनिट आ जाएगी, एंगल है ना, यूनिट होती है एंगल की, रेडियन में क्वांटिटी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, ऑल राइट। तो ये सभी है डायमेंशन लेस। फिर हम क्या ले आए, कुछ और, मास तो एक अलग ही जा रहा है, मोमेंटम एंड इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट, ये सब एक जैसे डायमेंशन है। फिर टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, फोर्स, थ्रस्ट, सब सेम ही तो चीज है, राइट। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, कोई सा भी मॉडुलस, है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक ही बात होती है। ठीक है, बल्क मॉडुलस, हाँ नहीं तो बोले सर आपने 3 ही पढ़ाए थे, इसमें 4 दिए। तो शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक ही बात होती है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, इनका डायमेंशन सेम होता है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, इनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एनएच बाय 2 पाई। फिर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन, फिर इंटेंसिटी, सब सेम। सरफेस टेंशन, फोर्स बाय लेंथ, है ना। एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स ग्रेडियंट, इन सभी का डायमेंशन क्या है, सेम। स्प्रिंग कांस्टेंट, इनका डायमेंशन क्या है, सेम।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन सा? टाइम वाला। नहीं है अभी इसमें टाइम वाला, नेक्स्ट स्लाइड में क्या, क्योंकि टाइम वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस वन, है ना, राइट। क्योंकि टाइम कांस्टेंट में क्या आता है, एक आरसी सर्किट, तो आर इंटू सी टाइम का डायमेंशन होता है, एल बाय आर टाइम का डायमेंशन होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब उल्टा दिया हुआ है, 1/RC इस टाइप से दिया हुआ है। ओमेगा क्या होता है, तो 1/√LC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, तो 1/2π√LC, ठीक है। R/L हमने उल्टा बोला था, टाइम चाहिए तो टाइम में उल्टा हो जाएगा, RC L/R√LC, इन सब का डायमेंशन क्या है, टाइम का। ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले से आ रहा है, ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले से आ रहा है, तो इन सब का डायमेंशन क्या है, टाइम का। कहाँ काम आएगी ये चीजें, ऑड एंड आउट देखने, किन का डायमेंशन सेम है, कौन है जिसका डायमेंशन बाकी तीन से मैच नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देखने। क्लियर, बड़े आगे, ऑल राइट। तो ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, क्या, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट्स, तो आंसर क्या है, यस, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट्स, ठीक है। एग्जांपल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। फिर अ यूनिटलेस क्वांटिटी इज नेसेसरीली डायमेंशनलेस, तो किसी की यूनिट नहीं है, मतलब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर डायमेंशन भी कैसे आएगा। So a unitless quantity is necessarily dimensionless. फिर a quantity has units, it must have dimensions. एग्जाम्पल क्या, एंगल सोचेंगे, एग्जाम्पल कौन सा सोचेंगे, एंगल, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, है ना, तो हमारा माइंड किस चीज में अच्छा वर्क करता है, उल्टा सोचने में। ये हमारा टैलेंट है, इसे हमें एक्सप्लॉइट करना है ना। तो क्या करना है आपको, आपको वो एग्जाम्पल सोचना है जो इसको गलत प्रूव करे। आप वो एग्जांपल नहीं सोचे कि हाँ क्वांटिटी इज यूनिट्स, हाँ टाइम जो है उसकी यूनिट भी होती है, उसका डायमेंशन भी होता है, फिर तो सही लगेगा ना। आपको अलग सोचना है, ठीक है। तो एंगल, एंगल की यूनिट्स होती है, डायमेंशन नहीं होता है। क्वांटिटी हैज डायमेंशन, तो यूनिट भी होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि डिपेंडेंसी है किसी पे। तो आंसर क्या आया, यस। और जो सोच रहे हैं ऊपर वाले का आंसर क्या आया, नो। हाँ, जरूरी है कि वो सब ठीक है, समझा दिया, आंसर क्या आया, नो, ठीक है। ओके, अ क्वांटिटी हैज डायमेंशन, तो इट मस्ट हैव यूनिट्स। हाँ, क्योंकि डायमेंशन है मतलब किसी पे डिपेंडेंसी है, तो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स भी आएगी ही, ठीक है। फिर दो क्वांटिटी के डायमेंशंस, देखो स्टेटमेंट, इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम और इक्वल, तो उनका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। हाँ, और सेम डायमेंशन से, तो वो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नो, कर सकते हैं, हाँ। अच्छा, डिफरेंट लिखा है, तो फिर यस आएगा। क्लियर, चलो तो एक स्टेटमेंट लिखो, a quantity has unit, a quantity has unit, it must have dimension, yes or no, short term memory yes. A quantity has units, it must have dimensions, no, example, अगला लिखो, a quantity has units, a quantity has units, it may have dimensions, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रही है, मे मस्ट सिखाया जा रहा है, कहाँ में यूज करते हैं, कहाँ मस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, a quantity has dimensions,
इट मे नॉट हैव यूनिट्स, हाँ फॉल्स, a quantity has dimensions it may not have units, ये क्या हुआ, false। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। सो जो हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा इसका जीवन में यूज क्या है ना। तो पहला तो ये कि हम किस में यूज कर सकते हैं, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने लिखा कि 1 न्यूटन इज एक्स यूनिट्स, तो हम क्या कर रहे थे, इधर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, डिपेंडेंसी तो है, अदरवाइज हमें तो न्यूटन यूनिट पता थी ना। हमने पहले उसको फंडामेंटल में देखा कि मास लेंथ टाइम पे डिपेंडेंसी क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपने डिपेंडेंसी ही देखी, और फिर हमने क्या फॉर्मूला लगाया भाई, N1U1 इज N2U2, ये वाला फॉर्मूला, N1U1 इज N2U2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिया है, हमने जो किया वो आप सीख चुके हैं, है ना। ये तो ठीक है, ऐसा भी होता है, ऑलराइट, है ना। तो हम इस टाइप से जान ही रहे, इस पे आपको भी भरोसा है और मुझे भी आप पे भरोसा है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, ऑलराइट। फिर टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, ठीक है, हम इस चीज में यूज कर सकते हैं कि भाई ये हमने कुछ डिराइव कर लिया, अभी फिट बैठ रहा है कि नहीं, हमने डिराइव कर लिया ये चीजों, ये जो चीज है ये फिट बैठ रही कि नहीं, ठीक है। तो डायमेंशन करेक्टनेस देखने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये है, टाइम पीरियड का मेरा फॉर्मूला आ गया 2π√L/g, तो दोनों साइड डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो डायमेंशन करेक्टनेस देखने के लिए हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, और उन एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं उसको हम कैसे देख लेते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस से, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन चैप्टर होता है ना, उसमें इंक्लाइन प्लेन पे जब वो जा रहा होता है तो एक मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आता है, ठीक है, कि √g(r)tan(θ) + μ/(1 - μ tan(θ) होता होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो फॉर्मूला है, √gr(μ+tan(θ)/(1 - μ tan(θ), ऐसा एक फॉर्मूला आता है मैक्सिमम स्पीड का। उन्होंने दिए थे 4 ऑप्शन, है ना, लेकिन जैसे उन्होंने क्वेश्चन बनाया, उन्हें क्या क्लिक हुआ कि आप मासूम से बच्चे हैं, है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने दिए 4 ऑप्शन, कैसे, एक में उन्होंने √gr² लिख दिया इस ब्रैकेट के साथ, एक में उन्होंने √g/r रख दिया इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है, और एक में उन्होंने एक और गलत ऑप्शन बना दिया, कुछ भी बना लो मतलब, है ना, आई डोंट रिमेम्बर, r² g लिख दिया होगा। कुल मिला के वो क्वेश्चन हमारे लिए किसका हो गया, डायमेंशन एनालिसिस का। क्या स्पीड है, क्या होना चाहिए, √2gh वाला डायमेंशन, ठीक है, स्पीड है क्या होना चाहिए, √2gh, और नहीं तो एक तो फिजिक्स, ऊपर से फ्रिक्शन, वैसा फॉर्मूला, और डेडली कॉम्बिनेशन, ऊपर से हम, अलग ही माहौल बन गया, सोच सोच का अंतर, ठीक है। हाँ, तो वो जो क्वेश्चन था, है ना, आया हुआ है क्या, हाँ, हमने पढ़ा था, हाँ, लेकिन वो डायमेंशनल एनालिसिस से भी हो सकता था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायमेंशन एनालिसिस से हो जाते हैं, है ना। मोस्टली जिनका ज्यादा सिलेबस हो गया है ना, तो एक वीडियो मैंने जो लास्ट ईयर बनाया था वो चैनल पे है, वो आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर ही सॉल्व किए हुए हैं, अराउंड 27 या 29 क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, कि कैसे हम मिनिमम एफर्ट से या ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें डायमेंशनल एनालिसिस वाले भी हैं, या जो नंबर्स की रेंज वाले भी क्वेश्चन है, कि अच्छा आंसर जो वो इस रेंज में आना चाहिए, जो हमारे पास थ्योरी होती है उसके बेसिस पे हमको पता होता है कि यार आंसर इस रेंज में आना चाहिए, अब ये चीजें रेंज में नहीं बैठ रही है, तो ये बाकी 3 हट गए, ये आंसर हो गया, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने उस तरीके से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि आप सिलेबस मोर लेस हो गया है, एक बार उस चीज को देखें, और फिर जो अब सब्सिक्वेंट टेस्ट आ रहे हैं उन चीजों को धीरे धीरे रूटीन में अप्लाई करना स्टार्ट करें। भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, वेल एंड गुड, लास्ट के लिए छोड़ा,
फिर जो हमारा सेकंड राउंड थर्ड राउंड होता है उसमें एक बार हमने क्वेश्चन को देखा कि यार इसको हम एलिमिनेशन से कर पा रहे हैं क्या। नहीं आता है मान ली बात, जो थोड़ा बहुत आता है उससे हम एलिमिनेशन से कर पा रहे हैं क्या, और आपसे वो क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। लेकिन सीधे नीट में करेंगे, है ना, अपनी फाइनल एग्जाम में करेंगे, नहीं हो पाएगा। हम उसको बीच में कहीं कुछ टेस्ट में अप्लाई करके देख लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो चीजें फिर इजीली हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो ये किन के लिए है, ये है 11th वालों के लिए, राइट। कि उनको क्या पूछा जाता है कि भाई वेव स्पीड निकालो, है ना, वेव स्पीड ऑन है स्ट्रेस स्प्रिंग, तो टेंशन पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, वहां से हम निकाल लेते हैं, है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम चीजों को डिराइव कर लेते हैं कि भाई ये डिपेंडेंसी होना चाहिए। ऑलराइट, ओके। तो ये अगेन वही 11th वाला क्वेश्चन, है ना, कि डायमेंशन एनालिसिस से कैसे हमें डिराइव करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसी का दूसरा फॉर्मेट फिर हमें आता है जो 11 12 पे डिपेंडेंसी एज सच नहीं बचती। जैसे यहाँ पे तो हम क्या बोल रहे हैं, which स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्प्रिंग इट डिपेंड्स ऑन टेंशन। तो भाई टेंशन पे डिपेंडेंसी है एंड मास पर यूनिट लेंथ, क्यों पे डिपेंडेंसी है, ए और बी। ये हमने पावर्स ले ली और फिर हम दोनों साइड डायमेंशंस को इक्वेट कर देते हैं। फिर हमने बोल दिया कि v का डायमेंशन टी का डायमेंशन टू द पावर ए और म्यू का डायमेंशन टू द पावर बी। तो इधर हम क्या लिखते हैं, m0 l1 t-1, और इधर हम लिखते हैं टेंशन, तो टेंशन क्या हो गया, फोर्स ml t-2, एंड इधर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ टू दी पावर b। और फिर तीनों साइड हम क्या करते हैं, एम एल टी की पावर इक्वेट कर देते हैं। तो इधर क्या है, 0 1 -1 इक्वल टू m की पावर a प्लस b, l की पावर a माइनस b। तो इक्वेशन दो वेरिएबल यही सॉल्व हो गए। तीसरे में वैल्यू रख के चेक कर लो कि हमने यहाँ से सही सॉल्व किया है कि। ठीक है, तो -2a, ये एक तरीका है। अब जो हमें क्वेश्चन बनते हैं उसमें वो क्या कर देते हैं कि नहीं, हमारा मन हो रहा है कि बेस क्वांटिटी ही चेंज कर दो, है ना। उसमें क्या बोलेंगे कि नहीं ये तो 11th वाला पोर्शन हो गया, ये 11th में आता है। ठीक है, अब ये हमारा लायक क्वेश्चन हो गया कि तुमने मानी होगी फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम। ठीक है, अब हमारा कुछ अलग करने का मन कर रहा है। ठीक है, कि अगर हम फोर्स मान लेते, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इनको अगर हम फंडामेंटल मान लें तो मास एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। इनको अगर फंडामेंटल मान लें तो मास एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी क्या, तो हमने ले ली एक्स, वाई और जेड की ये डिपेंडेंसी होगी, है ना। वैसे तो बड़ा इजीली आता है, आंखों आंखों में अगर करना चाहो तो। क्या, वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन एंड फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज मास, है ना। तो वैसे तो ये बड़ा इजीली आता है कि भाई फोर्स और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये मास आ गया। तो मास क्या आ गया, एफ टी बाय पी। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, F1 v-1 और T1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया अगर आपने फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया। ठीक है, अदरवाइज तरीका क्या है, तो मान तो हमने ये लिया लेकिन हमारे मन में तो एमएलटी बसा हुआ है, तो लिखेंगे तो हम वैसे, फोर्स क्या है, T-, है ना। मतलब हम हमारी चलाना भी चाह रहे हैं लेकिन यूज भी वही कर रहे हैं। अब एम एल टी क्या है, एलएचएस में पावर 1 0 0,
इधर एल की पावर क्या है, एक्स, एल की पावर एक्स, एल की पावर वाई, ठीक है। फिर टी की पावर इधर क्या है, -2x -y प्लस जेड। यहां से सॉल्व करके आया x1 है इसलिए y है -1 और इसलिए z आ जाएगा, तो z कितना आ जाएगा 1। ये आ गया जो हमने यहाँ लिखा था, ये समझ में आया, ठीक है। ये एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम मान लें फंडामेंटल, तो एनर्जी क्या होगी। आप उसको कैसे करेंगे, एमएलटी से। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं जहां उन्होंने कॉम्बिनेशन किसका बनाया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, वो बोल रहे हैं इससे लेंथ निकालो। इसमें से कौन है, चार गंदे गंदे नीचे चार ऑप्शन है ना, पावर 3/2, पावर 3, ये वो सब है ना। आप करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, हो जाएगा इजीली, वो भी अपन और डिस्कस करेंगे तो समझेंगे कि उसको और कैसे इजीली अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। बट एक जो प्रॉपर मेथड है वो ये, क्योंकि आपको ये भरोसा होगा कि ये हो जाएगा, टाइम कम पड़ रहा है तो उसके लिए बात के लिए छोड़ना है, लेकिन हमको ये भी होना चाहिए कि हाँ हम इस मेथड से कर तो लेते हैं, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल बना के हम सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये तो विदा उसके भी हो जाएगा। एनर्जी है तो एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इंटू टाइम, FVT हो गया। बट आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड मान के, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 लेके आएंगे, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल से, ठीक है। ऑलराइट, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्या आता है, लिमिटेशंस। ये जो हमने डायमेंशन एनालिसिस करा, इसकी अच्छी अच्छी बातें सुन ली, लिमिट क्या है इसकी, है ना, कहाँ हम डायमेंशन एनालिसिस में लिमिट कर लेते हैं अपने आप को, क्या इसके बियॉन्ड हम चीजें नहीं कर पाते। तो देखो, अगर मोर देन 3 क्वांटिटीज है तो फिर हम डायमेंशन एनालिसिस नहीं लगा पाते, ठीक है। लगा सकते हैं, फिर वहां चार वेरिएबल होना चाहिए, चार इक्वेशन, सीधी सी बात क्या है, हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल, राइट। अब आपने वेरिएबल ले लिए चार और उसमें क्वांटिटी है कितनी, केवल MLT, तो इक्वेशन तो तीन ही बनेगी, वहां हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया, वेरिएबल दो इक्वेशन तीन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीसरी इक्वेशन में हम वेरीफाई कर लेंगे, तो वेरिएबल दो इक्वेशन तीन चलेगा, लेकिन चार वेरिएबल तीन इक्वेशन नहीं चलेगा। तो हमें क्या चाहिए, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल, ठीक है। ऑलराइट, देन जहां मल्टीप्लिकेशन टाइप की डिपेंडेंसी हो वहीं हम इसे यूज कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए S is UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर पाएंगे। S is UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर पाएंगे। ये देख पाएंगे कि इक्वेशन सही है कि नहीं, करेक्टनेस चेक कर पाएंगे, लेकिन इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि अच्छा वहां प्लस वाली टर्म आ रही है कि माइनस वाली। हमें ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है, टाइम पे है और एक्सेलरेशन पे, लेकिन कॉम्बो कैसा बन रहा है, दो टर्म है तीन टर्म है, पहली टर्म में क्या आ रहा है, दूसरी टर्म में क्या कॉम्बिनेशन है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे वी स्क्वायर इज टू स्क्वायर प्लस 2AS, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर पाएंगे। डायमेंशन एनालिसिस से वही जो एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप के हो, 2π√L/g, वेलोसिटी इज √T/μ, वेव वेलोसिटी, इस टाइप की चीजें हम
डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं। या स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी, ये भी मल्टीप्लीकेशन टाइप है, इन्हें हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले नहीं हो पाएंगे, उनमें कहीं साइन कॉस टेन लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल आ रहा है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर जैसे हमारे पास आ रहा है कि n इज n नॉट e टू द पावर माइनस kt, तो इसका डायमेंशन तो सेम हो गया, इसका क्या करें? ये कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, या लॉगरिथमिक आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये अगर आ रहे हैं तो इन्हें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें ये समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंसी है के पे, लेकिन वो ई के फॉर्मेट में आ रहा है, साइनसॉइडल के फॉर्मेट में आ रहा है, ये हमें पता नहीं चल पाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट। फिर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जो है उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसे हमने ये निकाल लिया कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल बाई जी, यहाँ ये 2 पाई आता है, इसका मैं क्या करूं? तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इनकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, राइट। फिर मुझे डायमेंशन मैंने पता कर लिया, यार इस फॉर्मूले में ना इस डायमेंशन की कोई एक क्वांटिटी मिसिंग है। जैसे मान लो मैंने ये निकाल लिया कि यार इन दो, जैसे फोर्स है तो वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कोई एक चीज मिसिंग है, और मैंने उसका डायमेंशन निकाल लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है? हो सकता हो किसी और चीज का भी डायमेंशन होता हो और मैं उसका सोचने लग गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंसी टॉर्क पे है या एनर्जी पे है, एंगुलर मोमेंटम पे है कि प्लैंक्स कांस्टेंट पे है? डायमेंशन सेम है। मैंने डायमेंशन प्रेडिक्ट कर लिया कि यार एक ये क्वांटिटी मिसिंग है जिसके बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं, इस पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब उसको प्रेडिक्ट करना, तो मल्टीपल क्वांटिटीज जो है वो सेम डायमेंशन रखते हैं, तो हम उन क्वांटिटीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्केलर वेक्टर पता नहीं चलेगा, एफ डॉट डी एस पता नहीं चलेगा, आर क्रॉस एफ पता नहीं चलेगा, आर और एफ पता चलेगा, एफ और एक्स पता चलेगा, उनका डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये पता डायमेंशन एनालिसिस से नहीं चलेगा। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मेन चीज। ठीक है, ओके, तो बड़ा ही सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बट उसके पहले स्टेटमेंट लिखे। If equation is dimensionally correct, if a equation is dimensionally correct, if a equation is dimensionally correct, तो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट होना मस्ट है क्या? इक्वेशन मे नॉट बी करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है ना? इफ ए इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे नॉट बी करेक्ट। जैसे देखो, कल एक बच्चे ने टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मूला लिखा 2 पाई रूट आर बाई जी, ये डायमेंशनली करेक्ट है? ये करेक्ट थोड़ा ना है, 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। भाई साहब जो है रेडियस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब उसमें अर्थ वो आई ग्रेविटेशन वाली फील्ड, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है? तो सर ने पढ़ाया था 2 पाई रूट आर बाई जी। हमको चाहिए टाइम पीरियड, उन्होंने पूछा टाइम पीरियड, मैचिंग मैचिंग, हमको कुछ आता है, उन्होंने कुछ दिया है। अब उनके हिसाब से ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, और सिंपल पेंडुलम जो है वो अलग चुपचाप बैठा हुआ है, बोले ये कर क्या रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ इसमें कहाँ से आ गई? वो बोल रहा है कि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये रेडियस लाके कहाँ चेंज कर रहे हैं? डायमेंशनली करेक्ट है दोनों, बट जब सिंपल पेंडुलम चाहिए तो ये करेक्ट है, ये भी कहीं करेक्ट है, बट अभी क्या चाहिए? सिंपल पेंडुलम।
तो उसके लिए करेक्ट ये है, बट ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सॉरी, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। कौन सी? ये वाली, जब मुझे सिंपल पेंडुलम चाहिए। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे नॉट बी करेक्ट इक्वेशन। अरे क्वेश्चन ऐसा था कि हम एक दूसरे प्लेनेट पे चले गए, उसका मास इतना हो गया, रेडियस उतनी हो गई, है ना। अब चोट यहाँ हो गई, लेंथ की जगह आर लिखा गया, और फिर क्या हो जाता है? दूसरी चोट, ऑप्शन मिल जाता है अपने को। घर में हमारा ऑप्शन मिल रहा हो तो हमको खुशी नहीं होती है, क्या बात करो मैच हो गया, ऐसा कैसे हो गया। और एग्जाम में हमको कोई डाउट ही नहीं होता हमारे ऊपर, हम लाए सही है, कुछ तो करके हम ले ही आते हैं। हमको तो लग रहा हो तो भी सही है, ये लग रहा है यही होता होगा, रटा हुआ दिल से आता है ना, तो लग रहा हुआ भी तुम्हारे दिल से ही आता है, सही होता है। चलो, ये हो गया। तो एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इट मे नॉट बी करेक्ट, बट अ करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। लिखो, मे मस्ट, सीखो आज अच्छे से। अ करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। फिर क्या होता है? फिर आपके साथ और खेला जाता है इंग्लिश में। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट नॉट बी करेक्ट इक्वेशन, ट्रू या फॉल्स? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन must not be correct equation. क्या हुआ? हाँ भाई, must not be मतलब मे भी होता है ना। मतलब ऐसा होना जरूरी नहीं है। must not be मतलब ऐसा होना जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। एक बार रेनन मार्टिन निकाली जाए। हाँ, must not be मतलब क्या? चलो बताओ। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट नॉट बी करेक्ट। बताओ क्या करेंगे इसको हम? फॉल्स और मे नॉट बी करेक्ट, गेट हो गए। ठीक, हाँ, पहला वाला फॉल्स है। मस्ट नॉट बी मे बी होता है। सोच लो, है ना। तो मस्ट मतलब होना ही चाहिए, मे मतलब, तो मे और मे नॉट एक जैसे होते हैं, है ना। और मस्ट नॉट मतलब नहीं ही होगा। हाँ, मस्ट नॉट मतलब नहीं ही होगा, फिर इसकी बात नहीं हो रही है। हाँ, मस्ट नॉट मतलब, हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात हो रही है, नहीं ही होगा। चलो, ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम आगे किस पे, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमें करना क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के दो सिंपल से रूल हैं। पहला, जब भी हम इक्वेट करेंगे तो हम सेम क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकते हैं, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। दूसरा, जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट है। कोई भी दो टर्म ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, इक्वेट हो रही है, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डी अपॉन सी टी प्लस डी बाई
x। तो किन किन का डायमेंशन सेम है यहाँ पर? तो this as a whole has same dimension as ax. It has same dimension as d upon ct plus d by x. But at the same time we say कि ct and d by x इनका डायमेंशन भी क्या है? सेम। और क्योंकि इनका डायमेंशन भी सेम है तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या ये समझ में आया? क्योंकि इनका डायमेंशन क्या है? सेम। तो मैं दो टर्म क्यों लिखूं? केवल ये लिख लूं या फिर केवल ये वाली टर्म लिख लूं? डायमेंशन तो सेम है। ये बात समझ में आई? ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किन्हीं भी दो टर्म को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट कर रहे हैं, द डायमेंशन मस्ट बी सेम। क्लियर? फिर ये एक अलग से याद रखें, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ना? एक नजर में ऐसा दिखता है, एक नजर में क्या हर नजर में दिखता है कि नहीं है, बट ये है। इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इधर वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ यहाँ एक वन मल्टीप्लाई है जो कि सेकंड का डायमेंशन रखता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक वन मल्टीप्लाई है जो कि सेकंड का डायमेंशन रखता है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड है, 1 सेकंड मल्टीप्लाइड है उस इक्वेशन में, हमने लिखा नहीं है। वन अलग से कौन लिखता है? 1 u। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, और एक सेकंड और है यहाँ पे, और इसलिए हर टर्म का डायमेंशन क्या है? मीटर। हर टर्म का डायमेंशन क्या है? मीटर। तो ये इक्वेशन क्या है? ये करेक्ट इक्वेशन है। इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। ये करेक्ट इक्वेशन है ना? तो ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है? चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चंस। So let's say x is kt स्क्वायर, है ना? कुछ चीजें हैं जिनको हम यूजुअल सेंस में मान रहे हैं, जैसे x और y, इसको हम क्या मान रहे हैं? लेंथ। f क्या होगा? फोर्स। t क्या होगा? टाइम। इन चीजों को हम लेके चल रहे हैं। तो x इज kt स्क्वायर, k का डायमेंशन निकालना है। क्या तरीका? k इज x बाई टी स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो गया? l बाई टी स्क्वायर। आ गया डायमेंशन? आ गया ना? करें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमने ले लिया कि y इज a बाई एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। गिव इट अ ट्राई। ओके, तो हमने क्या लिखा? y इज a बाई एक्स इज
बी टी स्क्वायर। तो जब मुझे करना है a इंटू बी, तो a को मैंने लिख दिया y इंटू एक्स, और b को मैंने लिख दिया y बाय टी स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 3 बार लेंथ एल क्यूब, और नीचे आ गया 2 बार टाइम। ये आ गया इसका डायमेंशन। क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स से कि हमने यूज किया फोर्स इज ए एक्स प्लस बी अपॉन सी टी माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें a इंटू सी अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है। पहले ही इंडिविजुअल डायमेंशन निकालने नहीं जाए, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या करेंगे हम? फोर्स ए एक्स, और यहाँ क्या है बी बाई सी टी या बी बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब मुझे क्या चाहिए? ए अपॉन बी बाई सी, ए इंटू सी अपॉन बी। तो देखो बी बाई सी तो यहीं से आ रहा है ना। जैसे ए को हम क्या लिख दें? ए को हम लिख देंगे, या यहीं से कर लें, इन दो से ही कर लें। ए अपॉन बी बाई सी क्या हो गया? 1/x t। इन दो से ही हो रहा है ना। या फिर आप फोर्स के टर्म में लिख के फोर्स काट दो, यहीं से हो गया। ए सी बाई बी 1/x t। क्या आ गया डायमेंशन? L-1 T-1। कुछ समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने लिखा P क्या है? प्रेशर। प्रेशर इज अल्फा बाई बीटा e टू द पावर माइनस बीटा टी, है ना। प्रेशर इज अल्फा बाई बीटा e टू द पावर माइनस बीटा टी। तो मुझे अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन निकालना है। प्रेशर है अल्फा बाई बीटा e टू द पावर माइनस बीटा टी, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन निकालना है।
चलिए तो हम इसमें क्या कर देंगे, बीटा इंटू टी इज 1, तो यहां से मेरे पास बीटा आ गया 1/t, और प्रेशर का डायमेंशन इज अल्फा बाय बीटा, तो मेरे पास यहाँ से अल्फा आ गया कितना, प्रेशर इंटू बीटा, और बीटा है 1/t, तो ये आ गया प्रेशर बाय टी, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स हो गया mLT-2/L²T, आ गया ओवरऑल डायमेंशन। तो ये तो अल्फा का आ गया ना, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा एक 1/t और आएगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर दूं, mL-1, T-3 था, T-4 कर दे, एक 1/t और आ जाएगा उसमें, तो T-4 कर दिया। क्या, नहीं नहीं, ये डायमेंशन लेस होगा, ई की पावर में जो आ रहा है वो डायमेंशन लेस होगा, तो बीटा 1/t होगा, और ये पूरी टर्म क्या है, डायमेंशन लेस, तो इधर केवल ये बचा, ये इसके डायमेंशन के बराबर है। हाँ, इसको देखने नहीं, ये पूरी टर्म डायमेंशन लेस है, इसका होना नहीं होना बराबर है। बात समझ में आई? चलिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।